Hello friends, today my topic is approaches or theories of organizational behavior। तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में पहले के टाइम में क्या होता था कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन, उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता था। लेकिन अब हम उन्होंने क्या किया कि ह्यूमन बिहेवियर जो था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको छोड़ दिया था। लेकिन जो उस टाइम पे क्या था कि हावथॉर्न एक्सपेरिमेंट किया था एल्टन मायो ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अंदर। तो उन्होंने देखा कि जो हमारा मैनेजमेंट कोई फंक्शन नहीं है, बल्कि उसके अंदर हमारा फंक्शन नहीं है, बल्कि उन्होंने कई प्रिंसिपल्स डेवलप किए मैनेजमेंट के, जिसके अंदर उन्होंने एम्प्लॉय को भी ध्यान में रखा। और उसके बाद इन्होंने जो हमारे ये अप्रोचेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, इनको 3 बेसिक स्कूल ऑफ थॉट में बांटा। तो जो ये हमारी थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट की होती है, यही हमारी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर भी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में भी मदद करती है। सबसे फर्स्ट हमारी क्लासिकल अप्रोच होती है, एक स्टार्टेड हुई थी 1900 के आसपास। और इस अप्रोच के अंदर ये माना जाता था कि हमें ज़्यादातर प्रोडक्शन पे ध्यान देना चाहिए, ना कि जो हमारी लेबर है, मैन पावर, उस पर। और इसमें जो एम्प्लॉयज़ थे उनको ये माना जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम इकोनॉमिक इंसेंटिव से भी प्रोत्साहित कर सकते हैं काम करने के लिए। इसके अंदर हमारी फर्स्ट अप्रोच आती है साइंटिफिक मैनेजमेंट जो थी वो F.W. टेलर जो थे, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं, इन्होंने दी थी। और इसके अलावा इसमें कई कंट्रीब्यूशन भी थे, टेलर, फ्रैंक, लीलन गिलबर्ट, हेनरी एल गैंट एंड हैरिंगटन इमर्सन, इन्होंने भी इसमें इसके डेवलपमेंट में, इसके विकास में मदद की थी। और इन्होंने ये कहा था कि इन्होंने ट्रेडिशनल जो अप्रोच थी उसकी जगह पर इन्होंने क्या किया कि जो काम है उसको एक तरह से साइंटिफिक तरीके से करना चाहिए। और इन्होंने क्या किया कि नए और सही तरह की जो हमारे साइंटिफिक अप्रोच है उसको यूज़ किया था, इसलिए इसको साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। और इसके अंदर इन्होंने क्या किया था कि जो मैनेजर है कोई भी कंपनी का, तो उसको सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले जो वर्क है उसका एनालाइज करना चाहिए, उसके बाद उसे कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। तो उसके बाद हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजर, इसके अंदर फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूज़ ऑफ साइंस फॉर द रूल ऑफ थंब। इसके अंदर हमें जो हमारी पुरानी टेक्निक्स है उनको यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी जगह पर समय समय पर एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए और नई नई टेक्नोलॉजी है उनका यूज़ करके काम करना चाहिए। उसके बाद सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। इसके अंदर क्या है कि हमें जो भी हमारे वर्कर्स हैं उनको उन वर्कर्स को सिलेक्ट करना चाहिए जिनके पास नेसेसरी कैपेबिलिटीज़ हो उस वर्क को करने की। और उसके बाद उन्हें समय ट्रेनिंग भी देते रहना चाहिए वर्कर को, ताकि उनकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाए। उसके बाद थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर दोनों को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर लेबर का मैनेजमेंट के बिना कोई काम नहीं कर सकती मैं, और मैनेजमेंट भी लेबर के बिना कोई काम नहीं कर सकती। तो इसलिए इन दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मतलब काम करना चाहिए, कोऑपरेशन करना चाहिए। उसके बाद इन दोनों को उसी तरह से काम करना चाहिए। इन दोनों को पता होना चाहिए कि हमें एक ही ऑब्जेक्टिव, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको ही प्राप्त करने के लिए काम करना है। उसके बाद फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम आउटपुट। इसके अंदर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा ज़्यादा उत्पादन करेंगे हम तो उससे हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, और ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो उससे जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी हम ज़्यादा वेजेस दे पाएंगे, जिससे वो भी काम करने के लिए प्रोत्साहित भी होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे और उनकी जो कुशलता है वो भी बढ़ेगी। उसके बाद फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब इसके अंदर क्या है कि जो हमारे लेबर है और जो हमारा मैनेजमेंट है उन दोनों के अंदर क्या होना चाहिए कि बराबर हमें जो उत्तरदायित्व है उसको बांट देना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांट देना चाहिए, जिससे फिर जो हमारा लेबर मतलब जो मैनेजमेंट है वो तो सिर्फ टाइम डिसाइड करेगा कि कितने टाइम में वर्क में कितना टाइम लगना चाहिए। और उसके बाद जो हमारा लेबर है वो क्या डिसाइड करेगा कि जो हमारे कि वर्क करने के मतलब लेबर जो है वो हमारे वर्क करेंगे, उनको उसके वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते। उसके बाद फिर मैनेजमेंट, फिर जो दोनों है
जो दोनों है मैनेजमेंट और लेबर, अगर वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे तो वो अपने अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और अगर वो दोनों अच्छी तरह से काम कर रहे हैं तो उन दोनों को ही क्रेडिट मिलेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी का। नहीं तो अगर वो ढंग से नहीं कर रहे तो वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे उस काम के लिए। तो सेकंड हमारी अप्रोच है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। ये अप्रोच किसने दी थी? एनी फ्योल ने दी थी, और इसको हम प्रोसेस मैनेजमेंट भी कहते हैं, और इस जो हमारा हेनरी फ्योल है इसको हम फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो इसके अंदर जो हमारा हेनरी फ्योल थे उन्होंने कई कंपनियों पे काम किया था, मतलब कई कंपनियों में मैनेजर के तौर पर काम किया था। तो इन्होंने जिन जिन कंपनियों पे काम किया तो उसमें वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन भी ठीक नहीं थी, और वो जो कंपनियाँ थी वो दिवालिया भी हो चुकी थी। लेकिन इन्होंने अपनी एबिलिटी के तौर पर, अपनी कुशलता के तौर पर उन कंपनियों को दिवालिया होने से बचा लिया, और उन कंपनियों को ग्रोथ की तरफ भी ले गए। तो इन्होंने कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद इन्होंने देखा कि जो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है इसके अंदर जो हमारी मैनेजमेंट एक्टिविटी है वो हमारी और एक्टिविटियों की तरह सेम नहीं है, बल्कि उनसे अलग है। लेकिन जो हमारी मैनेजमेंट एक्टिविटी है, जो हमारी अकाउंटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे अलग तरह की होती है। चाहे और ये जो एक्टिविटी होती है सारी कंपनियों में, सारी ऑर्गेनाइजेशन में एक तरीके से ही फॉलो होती है, एक तरीके से ही यूज़ होती है मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ होती है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन बिजनेस हो। तो इन्होंने कंक्लूजन में फेयोल ने क्या किया? 2 फीचर्स बताए मैनेजमेंट के। दैट मैनेजमेंट इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर बिजनेस एक्टिविटीज़, और सेकंड बताया दैट मैनेजमेंट हैज़ द क्वालिटी ऑफ बीइंग यूनिवर्सल। तो इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट फीचर है, इसके अंदर उन्होंने 6 एक्टिविटीज़ बताई थी। इसके अंदर फर्स्ट थी टेक्निकल एक्टिविटी, कॉमर्शियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ एंड मैनेजर एक्टिविटीज़। तो इसके अंदर जो हमारी मैनेजर एक्टिविटी है, मैनेजमेंट एक्टिविटी है, वो हमारी एक स्पेशल एक्टिविटी, अलग से एक्टिविटी होती है। मतलब जो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनमें एक स्पेशल एक्टिविटी उनका ही पार्ट होती है। उसके बाद है सेकेंड फीचर, उन्होंने बताया कि फेयोल हैज़ प्रेजेंटेड द 5 फंक्शन एंड 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जो फेयोल था उसने 5 तो इसके फंक्शंस बताए: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। और जो ये 5 फंक्शंस बताए, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने कहा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वो इन 5 फंक्शंस को, जो 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट अगर इनको फॉलो करते तो वो उसको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसके अंदर हमारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से हैं? डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, unity of command, unity of direction, priority to general interest over individual interest, fair remuneration to employees, effective centralization, order, equity, stability in the tenure of personal initiative, scalar chain, split the crops। उसके बाद थर्ड हमारा ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। ये हमारी किसने दी थी? मैक्स वेबर, एक जर्मन सोशल साइंटिस्ट है, उन्होंने ये अप्रोच दी थी। इसके अंदर इन्होंने मैक्स वेबर की तरह ही अप्रोच दी थी, लेकिन उन्होंने कहा क्या था कि जो भी रूल्स उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इन्होंने कहा था कि जो अगर हम स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते तो मार्जिनल इनकन्सिस्टेंसी होती है, जिससे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ढंग से काम नहीं कर पाती। तो इन्होंने कहा था कि जो भी रूल हो उनको अच्छी तरह से फॉर्मल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जिसके अंदर उन रूल को ढंग से फॉलो किया जाए, जिससे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, उसकी कुशलता बढ़ सके, जिससे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी। तो इसके बाद इन्होंने इसके फीचर्स क्या क्या है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के? फर्स्ट, अ प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब इसके अंदर जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं या कोई भी हमारे जो भी कंपनी के अंदर जो भी हमारे होते हैं उनके अंदर हमें क्या करना चाहिए कि काम को, जिस काम में वो स्पेशलाइज हो, सिर्फ उनको वही काम देना चाहिए। उसके अलावा अगर काम देंगे तो वो ढंग से नहीं कर सकते। उसके बाद सेकंड बताया क्लियर हायरार्ची ऑफ अथॉरिटी। मतलब इसके अंदर जो हमारे सबऑर्डिनेट है या एम्प्लॉयज़ है उनको अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, उत्तरदायित्व जो होता है वो देना चाहिए, जिससे वो मतलब ढंग से उनके हिसाब से देना चाहिए, जिससे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो ढंग से नहीं कर रहे काम तो उसके प्रति वो उत्तरदायी हो। उसके बाद थर्ड है सिस्टम ऑफ रूल्स। मतलब इसके अंदर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, और जिसको जो सबऑर्डिनेट है या एम्प्लॉयज़ है उनको फॉलो करना पड़ता है, और इनको ना स्ट्रिक्टली
स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए कंपनी के अंदर। उसके बाद फोर्थ है इम्पर्सनल रिलेशन बिटवीन पीपल। इसके अंदर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके अंदर जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके अंदर जो हमारे इम्पर्सनल रिलेशंस को नहीं देखा जाता। इसमें जो सफलता होती है वो एम्प्लॉय कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी के उस पर उसको रिवार्ड मिलता है, या कुछ भी चीज़ होती है वो उसको अपने एबिलिटी के उस पर मिलती है, ना कि जो इम्पर्सनल रिलेशंस है उसको देखा जाता है। फिफ्थ पॉइंट हमारा प्रमोशन बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंस। मतलब जो हमारे लेबर है, एम्प्लॉयज़ है, जो उस चीज़ को कार्य को करने में सक्षम हो, उनके पास उतनी योग्यता हो, तभी उनको पदोन्नति करनी चाहिए, मतलब उनको प्रमोशन मिलना चाहिए। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, यानी हमारा एक तरह से नौकरशाही प्रबंध होता है। तो इसके अंदर हम यही देखते हैं स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करने चाहिए, और जो प्रमोशन मिलता है वो उसकी सक्षमता, अगर वो लेबर या एम्प्लॉय इसके काबिल है तो ही उसकी प्रमोशन होनी चाहिए, नहीं तो नहीं होनी चाहिए। तो इसके अंदर हमने सिर्फ इसकी क्लासिकल अप्रोच के बारे में पढ़ा था। अब हम जो हमारे बच्चे न्यू क्लासिकल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।